हेलो क्लास, दिस इज डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, क्लास थर्ड ईयर, बाल रोग सब्जेक्ट। और सेशन है हमारा 2.4, जिसमें हम आगे जो स्कंद ग्रह पढ़ा था सेशन 2.3 में, उसी के मॉडर्न कोरिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि हम उसमें मॉडर्न कोरिलेशन जो हमने देखा था पोलियोमाइलिटिस, सबसे पहले उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इन्फेंटल हेमीप्लेजिया था या फिर एक्सोप्थैलेमोस, यूनिलैटरल एक्सोप्थैलेमोस की कंडीशन थी, या फिर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस था, उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलियोमाइलिटिस। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलियोमाइलिटिस, क्योंकि स्कंद ग्रह के जो कुछ साइन सिम्टम्स थे हमें पोलियोमाइलिटिस से मिलते हैं। स्कंद ग्रह को हम मान रहे थे एक तरीके से जितने भी ग्रह रोग थे वो सारे के सारे इन्फेक्शियस डिजीजेज में हम उनको काउंट कर रहे थे कि माइक्रोब से होने वाली। वैसे पोलियोमाइलिटिस से ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, तो हम इसके आगे क्या क्या सिम्टम्स है वो पढ़ेंगे। पोलियोमाइलिटिस को हम जो पॉइंट्स अभी सामने दिखाए गए हैं उनके बेसिस पे सबसे पहले स्टडी करेंगे। हिस्ट्री क्या है पोलियो की, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या इसकी एपिडेमिक से पेंडेमिक से कहाँ ज़्यादा होता है, किस एरिया में ज़्यादा होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजीज़ किस तरीके की, इसका वेक्टर क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, पैथोजेनेसिस किस तरीके से बीमारी खोज कर रहा है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इसके टाइप्स क्या है, इसका डायग्नोसिस किस तरीके से बनेगा, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, आगे ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन क्या है पोलियोमाइलिटिस का। इन टॉपिक्स के अंदर हम पोलियोमाइलिटिस को कवर करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, पोलियोमाइलिटिस की हिस्ट्री जो है हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्टली जो पोलियोमाइलिटिस को डिस्क्राइब किया था वह हैन एंड मेडन ने किया था। पॉजिटिव वायरस जो इसका है वो आइडेंटिफाइड किया था बाय लैंड स्टेनर एंड पॉपर ओपर ने। सक्सेसफुली जो वायरस था इसका उसको कल्टीवेट किया था एंडर, रोबिन एंड वेलर, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइजेस भी मिले थे। साल्क एंड सेवन दो वर्ड आते हैं पोलियो के लिए हमारे। तो साल्क के यानी कि किल्ड वैक्सीन होती है हमारी, साल्क होती है, और सेवन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है जो हम इसमें यूज करते हैं पोलियो में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पोलियोमाइलिटिस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड वाइड ही। तो इसका स्टेटमेंट यानी कि किस तरीके से डिजीज आगे बढ़ी या इसकी प्रोग्रेस कैसे ही वो पढ़ेंगे। इन प्री वैक्सीनेशन एरा, यानी कि जब तक हमें पोलियोमाइलिटिस के वैक्सीनेशंस का नहीं पता था तो पोलियोमाइलिटिस वाज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। देन इन वैक्सीनेशन एरा जब हमने वैक्सीन डेवलप कर ली पोलियो के लिए, तो सिंस 1954 एलिमिनेटेड द डिजीज इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो वैक्सीनेशन एरा स्टार्ट हुआ 1955 से, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, ओपीवी आईपीवी स्टार्ट हुई, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो भी पोलियो का वायरस था उसको एलिमिनेट कर दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इरेडिकेशन स्ट्रेटेजी हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ पोलियो एंडेमिक कंट्रीज। तो जितनी भी पोलियो एंडेमिक कंट्रीज थी वहाँ पे हमने ऐसे स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जो पोलियो को इरेडिकेट कर दे। तो उससे रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया हैज़ नॉट रिपोर्टेड एनी पोलियो केसेस सिंस जनवरी 2011। तो पोलियो फ्री इंडिया हुआ फरवरी 2012 में, डिक्लेयर किया गया पोलियो फ्री इंडिया को। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजीज या वायरस। देन द पोलियोमाइलिटिस इज एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है। इट इज़ प्राइमरली एन इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, बट द वायरस में इन्फेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम अबाउट 1% ऑफ केसेस, रिजल्टिंग इन वेरिंग डिग्री ऑफ पैरालिसिस एंड पॉसिबली डेथ। तो मेनली जो पोलियो का जो इन्फेक्शन होता है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में होता है, जीआईटी में जाता है। जो भी हमारा पोलियो का वायरस है वो मेनली जीआईटी में जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है और उसका स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में, और उसमें भी मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओनली जितने भी टोटल केसेस होते हैं पोलियो के उनमें से 1% केसेस में ही होता है कि वो सीएनएस को इन्वॉल्व करते हैं, और सीएनएस के सिम्टम्स पैरालिसिस या फिर डेथ भी डेवलप करता है। कॉजेटिव एजेंट होता है पोलियो का पोलियो वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस होता है। इसकी पिकोंडा वायरस ग्रुप एंड एंटेरो वायरस से फैमिली होती है। पोलियो वायरस जो आरएनए वायरस इसके 3 सीरोटाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड थर्ड। जो टाइप फर्स्ट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर 80 to 90% डिजीज़ के लिए।
टाइप सेकंड होता है, ये सीवियर होता है, रेयरली टाइप सेकंड होता है, लेस सीवियर होता है और रेयरली पैरालिसिस कोज करता है। टाइप थर्ड लेस फ्रिक्वेंटली कोजेस पोलियो को लेस फ्रिक्वेंटली डेवलप करता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब हम ये पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन। देन द पोलियो वायरस के स्ट्रक्चर से, पोलियो वायरस इज आरएनए वायरस, आरएनए हमें अंदर दिखाया गया है, उसके बाहर की जो कवरिंग है उसे कैप्सिड बोलते हैं। पोलियो वायरस उस पर सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ये सेल्स पहले तो जीआईटी में जाता है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन करता है और इन्फेक्ट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को, वहाँ से आगे नर्व सेल पे जाता है और नर्व सेल को जा करके इन्फेक्ट करता है। लिखा है पोलियो वायरस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इन कोल्ड। इट कैन सर्वाइव इन वाटर फॉर 4 months एंड फेसेस फॉर 6 months। पोलियो वायरस होता है वो सर्वाइव कर सकता है बहुत लंबे टाइम तक के लिए, इसीलिए पोलियो की वजह से जो मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी मिलती है हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसके जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा मिलता है। पोलियो होता है कोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि ठंडे मौसम में ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है, और वाटर में 4 महीने इसकी लाइफ होती है और फीसिस में 6 months। तो फीसिस में अगर पोलियो का वायरस है या वाटर में है तो कम से कम या 4-6 महीने तक वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा। इट इज़ देयर फॉर वेल अडेप्टेड फॉर फीकल ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन, तो दैट्स वाई फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है पोलियो वायरस के लिए वेल अडेप्टेड होता है। फीकल वाटर अगर फीसेस से या फीसेस से वाटर कंटामिनेटेड या कोई भी और फूड ऑब्जेक्टिव कंटामिनेटेड है तो फीको ओरल रूट है वह फीको ओरल रूट है, वहाँ से ट्रांसमिशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मेन इज ओनली नॉन रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन। तो पोलियो इन्फेक्शन आरएनए वायरस होता है, ओनली ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करता है, बाकी और किसी और में रिजर्वायर नहीं होता या फिर इसकी कोई लाइफ साइकिल है दूसरे होस्ट में नहीं जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस आर सब क्लिनिकल। पोलियो के जो भी केसेस होते हैं मेनली सब क्लिनिकल होते हैं, इनके साइन सिम्टम माइल्डली डेवलप होते हैं या नहीं होते। माइल्ड एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा, प्लेस अ डोमिनेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर क्लिनिकल स्टेजेस या सीवियर पोलियो डेवलप हुआ है तो हमें पता लग जाएगा, तो हम उसका केयर ऑलरेडी या प्रिवेंशन स्टार्ट कर देंगे, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे उस जो भी पेशेंट है उसको पॉपुलेशन से। लेकिन जो पोलियो के मैक्सिमम केसेस होते हैं वो सब क्लिनिकल होते हैं, उनके कोई सिम्टम नहीं आते, तो जो पोलियो का इन्फेक्शन होता है उसका हमें नहीं पता चलता और वो उसी पॉपुलेशन में रह करके इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। एवरी क्लिनिकल केसेस लाइक 1000 सब क्लिनिकल केसेस इन चिल्ड्रन एंड 75 इन एडल्ट होते हैं। तो जो भी टोटल क्लिनिकल केसेस होते हैं उनमें से लगभग 1000 जो केसेस है वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं बच्चों में, और एडल्ट में 75 केसेस मिलते हैं। इन्फेक्शियस मटेरियल क्या होता है पोलियो का? इन्फेक्शियस मटेरियल है फीसिस ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो फीसिस का हमें पता है जीआईटी के थ्रू वाटर में पोलियो वायरस आएगा और आगे जो भी वाटर फूड ऑब्जेक्ट है उसको कंटामिनेटेड करेगा, और ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन से हमारे वहाँ से भी जो पोलियो वायरस है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, व्हाट इज दिस? 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम इन द फेसिस। तो ये लिखा है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसमें सिम्टम ऑनसेट होने के 10 दिन बाद और 7 से 10 दिन पहले तक वो इन्फेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है किसी और पर्सन को। द वायरस इज एक्सक्रीटेड कॉमनली 4 to 2 to 3 week। अगर कोई पेशेंट पोलियो से इन्फेक्टेड है तो 2 से 3 वीक तक के लिए वायरस को एक्सक्रीट करता है अपने फीकल मैटर से। समटाइम एज लॉन्ग एज 3 to 4 month तक भी एक्सक्रीट कर सकता है। होस्ट फैक्टर फॉर द पोलियो एज क्या होती है? अकर्स इन ऑल एज ग्रुप में, बट चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टिबल बिटवीन 6 months to 3 years। सेक्स मेल एंड फीमेल रेशियो, मेल में पोलियो ज़्यादा इन्फेक्ट करता है कंपेयर टू फीमेल, देन 3:1 आता है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं पोलियो के लिए? इम्यून डेफिशिएंसी पर्सन होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, टॉन्सिलेक्टोमी ऑलरेडी हो रखी है, तो जो लिम्फोसाइट्स होंगे उनका फॉर्मेशन नहीं होगा और इम्यूनिटी ठीक से फॉर्म नहीं कर पाएगी।
Physical activity immediately followed the onset of paralysis. Skeletal muscle injury due to इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन और थेरेप्यूटिक एजेंट है प्रेगनेंसी, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर होते हैं पोलियो होने के लिए। अगर कोई माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है, इम्यूनो डेफिशिएंट चाइल्ड है, या उसकी बचपन में टॉन्सिलेक्टोमी हो चुकी है, या बच्चे को पैरालिसिस हुआ है, उसके बाद अगर वो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तो भी उसे पोलियो होने के चांस ज़्यादा होते हैं, कि इसमें स्केलेटल मसल इंजरी होती है वो ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी मेनली जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं IgA वो प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ को, इसीलिए जो एज है हॉर्स की पोलियो होने के लिए ससेप्टेबल एज है वो 6 मंथ से 3 ईयर की है। एनवायरमेंटल फैक्टर मोर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग रेनी सीजन, 60% केसेस होते हैं वो ड्यूरिंग जून से सितंबर के बीच में होते हैं। और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर जहाँ पे ओवर क्राउडिंग की सिचुएशंस होती है, पुअर सैनिटाइजेशन होता है, वहाँ पोलियो होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है पोलियो का फीकल ओरल रूट, मेनली ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डायरेक्टली थ्रू द कंटामिनेटेड सिक्रीशंस जो होते हैं जैसे कि फिंगर्स हो गए, उनसे भी डायरेक्ट पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है, या इनडायरेक्टली जो ट्रांसमिशन होता है वो वाटर, मिल्क प्रोडक्ट, फूड्स, फ्लाइज, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेज, इनसे हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इन एक्यूट फेजेस ऑफ डिजीज में हो सकता है, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है हमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि अगर एक्यूट ऑनसेट हुआ डिजीज का तब मिलता है हमें। देन पैथोजेनेसिस ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में वायरस है, सबसे पहले एलिमेंट्री फेज आती है इसकी। एलिमेंट्री फेज होती है तो इंजेक्शन ऑफ वायरस सबसे पहले फीकल ओरल रूट से, यानी कंटामिनेटेड वाटर फूड हमने इंजेस्ट किया है, वायरस का इंजेक्शन हुआ है हमारी जीआईटी में, जीआईटी की जो एपिथेलियल सेल्स है ये गट म्यूकोसा की वो इन्फेक्ट हुई है, वहाँ पे वायरल का जो वायरस है उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। वायरस अब लोड बढ़ करके वो उसके बाद लिम्फेटिक फेज स्टार्ट होगी, तो जो वायरस है वो स्प्रेड होंगे रीजनल लिम्फ नोड्स में, पेयर्स पैचेज में जाएंगे, वहाँ से वायरस इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड होंगे एंड इंटरनल ऑर्गन्स में जाएंगे, इससे वायरेमिक फेज स्टार्ट होगी। वायरेमिक ब्लड में जब वायरस आ जाता है तो वायरेमिक फेज स्टार्ट होती है। इसमें 2 सिचुएशंस बनती है। पहली सिचुएशन नो स्प्रेड ऑफ वायरस, वायरस का आगे कोई स्प्रेड नहीं होगा, ब्लड में स्टेसिस हो गया, हमारी इम्यूनिटी ने उससे ओवरकम कर लिया, तो वायरस का आगे कोई स्प्रेड नहीं होगा, असिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्ड फेवरल इलनेस डेवलप होती है। आगे अगर वायरस स्प्रेड होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड वाया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू, तो इंटीरियर हॉर्न सेल जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में उसको डिस्ट्रक्ट करता है और लोअर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम और पैरालिसिस डेवलप होता है, तो इससे सिम्टोमेटिक पैरालिसिस डेवलप होगा हमारा। ये पोलियो अफेक्टेड पेशेंट है। देन क्लिनिकल फीचर्स 3 पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं पोलियो के, उनके सिम्टम। पोलियो के जो क्लिनिकल फीचर्स है उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या उसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए। तो पोलियो के टाइप हो जाएंगे अबॉर्टिव पोलियो, नॉन पैरालिटिक पोलियो एंड पैरालिटिक पोलियो होता है। अबॉर्टिव पोलियो होता है वो पढ़ेंगे 4 से 8% इन्फेक्शंस में मिलता है। इसमें माइनर इलनेस होती है, माइनर इलनेस जैसे कि अबॉर्टिव पोलियो एक तरीके से मानो कि इसमें पोलियो हुआ ही नहीं है, जनरल जो वायरल सिम्टम आते हैं वो मिलेंगे हमें। लो ग्रेड फीवर मिलेगा, मेलेज मस्कुलर पेन मिलेगा, सो थ्रोट मिल सकता है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। और जो अबॉर्टिव पोलियो है इस कंडीशन की जो रिकवरी बहुत रैपिड होती है और कंप्लीट होती है, कोई रेजिडुअल पैरालिसिस या पैरालिसिस होता ही नहीं है, इसमें कोई रेजिडुअल सिम्टम नहीं मिलेंगे। नॉन पैरालिटिक पोलियो होता है, ये टोटल इन्फेक्शन का 1 to 2% होता है। सिम्टम्स होते हैं वो अबॉर्टिव पोलियो के सिमिलर होते हैं, लेकिन साथ में इसमें थोड़े से न्यूरोनल सिम्टम मिलते हैं, जैसे कि हमें हेडेक, नेक, बैक, लेग के स्टिफनेस मिलेगी और ये सारा कुछ मिलेगा। रिकवरी 2 to 10 डेज में हो जाती है इसमें। इलनेस में रीच इमिनेंट पैरालिसिस बट सून रिवर्ट बैक। जो नॉन पैरालिटिक पोलियो इसमें हो सकता है कि आपको पैरालिटिक सिम्टम भी मिल जाए, लेकिन जो सिम्टम है उनकी रिकवरी हो जाएगी, पेशेंट नॉर्मल ही रहेगा ठीक होने के बाद।
पैरालिटिक पोलियो अकर इन 0.5 to 1% ऑफ इन्फेक्शन। सिम्टम्स अकर्स इन 2 फेजेज। जो पैरालिटिक पोलियो है उसके 2 फेजेज में सिम्टम आएंगे। पहली माइनर फेजेज होती है, सेकंड मेजर फेज होती है। जो माइनर फेज होती है इसमें सिम्टम हमें अबॉर्टिव पोलियो के सिमिलर मिलते हैं। इसमें पैरालिसिस तो होगा लेकिन जो सिम्टम होंगे हमें जनरल वायरल फीवर के सिम्टम भी मिलेंगे। मेजर इलनेस वाला जो पैरालिटिक पोलियो है इसकी जो मेजर फेज है इसमें मिलता है इलनेस बिगिंस विद मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन से इलनेस हो गया, यानी कि मसल्स में पेन हो रहा है, मस्कुलर स्पाज्म हो रहा है, और रिटर्न टू फीवर फॉलोड बाय रैपिड ऑनसेट। और इसमें जो फीवर आता है वो फ्लैसिड पैरालिसिस को फॉलो करते जाता है, यानी कि हमें प्लेसिड पैरालिसिस हो जाता है। और जो प्लेसिड पैरालिसिस हुआ है वो 72 आवर यानी कि 3 घंटे में कंप्लीट पैरालिसिस हमें मिल जाता है पेशेंट में। आगे हम पढ़ते हैं पैरालिटिक पोलियो। जो पैरालिटिक पोलियो है इसी का हम आगे पढ़ रहे हैं। पैरालिटिक पोलियो की ही आगे की जो कंडीशन है स्पाइनल पोलियो आता है। स्पाइनल पोलियो जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का पोलियो होता है। ये असिमेट्रिकल मसल्स पैरालिसिस होता है। इसमें मेनली हम जो देखते हैं पोलियो में कि किसी पेशेंट का जो एक पैर है वो अफेक्टेड होता है, उसी ही हमने बोला है कि असिमेट्रिकल यानी कि एक ही लेग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उस मसल जो लेग है उसकी मसल्स का पैरालिसिस हो रहा है। ये एक तरीके का डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है और उसमें मेनली जो मसल इफेक्ट होती है वो फर्स्ट में तो प्रोक्सिमल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड डिस्टल मसल्स होती है बाद में इन्वॉल्व होती है। सीवियर केसेस में क्वाड्रिप्लेजिया मिल सकता है हमें एंड पैरालिसिस ऑफ ट्रंक, एब्डोमेन एंड थोरेसिक मसल्स का भी मिल सकता है। तो जो सीवियर केसेस होंगे इसमें पेशेंट के लाइव रहने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अफेक्टेड मसल्स जो होती है वो फ्लोपी होगी एंड रिफ्लेक्सेस डिमिनिश मिलेंगे, सेंसेशंस नॉर्मल मिलेगी। तो मेनली मोटर डिजीजेज हुई है हमारी जो मोटर नर्व से जो मसल्स को सप्लाई करने वाली मोटर नर्व्स है उनमें इंजरी की वजह से ये सारा पोलियो हुआ है। हमने पढ़ लिया पैरालिटिक पोलियो में स्पाइनल पोलियो एंड बल्बर पोलियो पढ़ेंगे अब। तो हम पढ़ रहे पैरालिटिक पोलियो की 2 फेजेज हमने पढ़ी, माइनर एंड मेजर फेज। मेजर फेजेस इसके भी हमने 3 टाइप पढ़ेंगे। स्पाइनल पोलियो पढ़ चुके हैं, बल्बर पोलियो, बल्बो स्पाइनल पोलियो आएगा। हम पढ़ेंगे बल्बर पोलियो। बल्बर रीजन इज अ वाइट मैटर। तो बल्बर रीजन होता है एक वाइट मैटर होता है, पाथवे होता है जो कनेक्ट करता है हमारे सेरेब्रल कोर्टेक्स को ब्रेन स्टेम से, उसको हमने बल्बर रीजन बोला है। डिस्ट्रक्शन इन वीकनेस द मसल सप्लाइड बाय द क्रेनियल नर्व प्रोड्यूसिंग सिम्टम ऑफ, इसमें जो हमें सिम्टम मिल रहे हैं वो मिलेंगे एनसेफेलाइटिस एंड कोजेज, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, स्पीकिंग एंड स्वेलिंग। ये सारे सिम्टम हमें मिलेंगे जब हमारा जो बल्बर पोलियो यानी कि जो बल्बर कोट रीजन है या फिर देब्रो बल्बर जो पाथवे होता है, बल्बर पाथवे होता है, उसमें डिस्ट्रक्शन या वीकनेस की वजह से जो वहाँ की क्रेनियल नर्व है वो वीक होएगी और उनकी वजह से जो सिम्टम मिलेंगे वो हमें मिलेंगे एनसेफेलाइटिस, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, स्पीकिंग एंड स्वेलिंग में डिफिकल्टी आएगी। नर्व अफेक्टेड मिलेगी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व अफेक्टेड होगी। जब भी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व अफेक्टेड होगी तो उसकी वजह से जो सिम्टम मिलेंगे हमें बल्बर पोलियो में डिफिकल्ट टू swallowing, इम्पेयर्ड थ्रोट, टंग मूवमेंट एंड टेस्ट रहेगा हमारा। वेगस नर्व के इफेक्ट होने से हार्ट, इंटेस्टाइन और लंग्स पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। एसेसरी नर्व है अपर नेक मूवमेंट्स को हैम्पर करेगी और ट्राइजेमाइनल नर्व एंड फेशियल नर्व के का इन्वॉल्वमेंट होने से चिक्स हो गए हमारे, टीयर डक्ट हो गए, गम्स एंड मसल ऑफ द फेसेस, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसकी वजह से हमें डबल विजन मिलेगा, डिफिकल्टी इन चूइंग, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड रिदम एबनॉर्मल मिलेगी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, पल्मोनरी एडिमा, शॉक ऑल्सो डेवलप हो सकता है और ये फीटल कंडीशन है, इसमें पेशेंट के बचने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड बल्बो स्पाइनल पोलियो। जो बल्बो स्पाइनल पोलियो है इसमें जो हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। सर्वाइकल स्पाइनल कोड C3 से C5 एंड पैरालिसिस होगा डायफ्राम जो हमारा है उसका, डायफ्रामेटिक मसल्स का पैरालिसिस हो सकता है इसमें। नर्व अफेक्ट्स आर द फ्रेनिक नर्व अफेक्ट हो रही है मेनली इसमें, विच ड्राइव्स द डायफ्राम टू इन्फ्लेट द लंग्स। तो फ्रेनिक नर्व ये और डायफ्राम को
फ्लेट करवाती है, हमारी थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, तो हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन हो पाता है। दोज ड्राई मसल नीडेड फॉर, और जो स्वेलोइंग के लिए मसल्स नीडेड है उनको भी जो काम करने वाली होती है नर्व इफेक्ट होती है इसमें। ब्रीदिंग मेनली अफेक्टेड होती है इसमें, तो हमें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बल्बो स्पाइनल पोलियो में। पैरालिसिस ऑफ आर्म, लेग्स एंड हार्ट फंक्शंस, ये सारे ही पैरालिसिस हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो बल्बो स्पाइनल पोलियो इसमें क्वाड्रिप्लेजिया की कंडीशन मिलने वाली है हमें। डायग्नोसिस ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस, तो स्टूल कल्चर करते हैं ना सबसे पहले। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिकेशन ऑफ वायरस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ पैरालाइसिस, जब भी हमें पैरालाइसिस हुआ है उसके फर्स्ट वीक में ही हमें स्टूल कल्चर करना चाहिए, जिसमें हमें उसके जो पोलियो वायरस है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा, हमें डायग्नोसिस के लिए CSF एग्जामिनेशन करेंगे। CSF एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है, एक्सेसिव WBC बढ़िया मिल सकते हैं। ब्लड कल्चर करेंगे तो एंटीबॉडी टाइटर बढ़ा हुआ होगा। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं पोलियो से? स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, इक्विनस फुट हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, इंक्रीज्ड बोन फ्रैक्चर, ये भी हमें चांस मिलेंगे कि बोन फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। न्यूरोपैथी डेवलप होगी, पल्मोनरी एडिमा, एस्पिरेशन न्यूमोनिया, पैरालिटिक इलियकस, मायोकार्डाइटिस और कोर पल्मोनर डेवलप हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट फ्लैशिड पैरालिसिस, या एक्यूट फेज में जब पैरालिसिस है तो या पोलियो है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? तो पेशेंट को उस कंडीशन में टोटल बेड रेस्ट पे रखना है, एनाल्जेसिक्स यूज करने हैं ताकि उसका पेन सप्रेस हो सके, हॉट पैक्स का यूज करना है अफेक्टेड पार्ट पे, और जो अफेक्टेड लिम्ब है उसके एनाटॉमिकल पोजिशनिंग करनी है। जेंटल पैसिव मूवमेंट करवाने हैं, जितने भी सारे जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज करवानी है, रेंज ऑफ मोशंस ने, और रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उनकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है एक्यूट फेज में। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन से रेस्पिरेटरी थेरेपी की को भी हम यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन फेज में तो व्हाट इज़ द कन्वर्जन फेज? जब भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो उसके 2 दिन से लेकर के 2 साल तक कन्वर्जन फेज चलती है। इसमें हमें पेशेंट के जो वीक मसल्स हो चुके हैं उनकी पावर को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, मसल पावर को इम्प्रूव करना है, उसके लिए हमें थेरेपी देनी है। तो फिजिकल थेरेपी स्टार्ट करनी है ताकि मसल्स की फुल रिकवरी हो सके। पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। वेज कास्ट का भी हम यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट के माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्ट्रैक्चर्स बन चुके हैं तो। क्रोनिक फेजेस में क्या ट्रीटमेंट करना होता है हमें? क्रोनिक फेजेस स्टार्ट होती है 24 मंथ आफ्टर द एक्टिव इलनेस। एक्टिव इलनेस के 2 साल के बाद जो स्टार्ट है वो क्रोनिक फेज होती है। क्रोनिक फेज में जो हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें होता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट मसल्स इम्बैलेंस को प्रिवेंट करना है, और सॉफ्ट टिश्यू जो इंजरी हुई है, बोनी डिफॉर्मिटी हुई है, उसको करेक्ट करना है। स्टैटिक जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो रही है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्थोसिस से। या डायनेमिक जॉइंट स्टेबिलिटी है, रिजल्ट इन फिक्स्ड डिफॉर्मिटी हो जाती है, दे कैन बी कंट्रोल बाय ऑर्थोसिस। मतलब हमें हम पढ़ेंगे प्रोग्नोसिस। अगर माइनर इलनेस है पोलियोमाइलाइटिस की तो उसमें कंप्लीट रिकवरी हमें मिल जाती है। असेप्टिक मेनिंजाइटिस हुआ है या फिर नॉन पैरालिटिक पोलियो हुआ है तो 3 to 10 डेज या 2 to 10 डेज में हमें कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। स्पाइनल पैरालिसिस है तो रेयरली फेटल होता है लेकिन इसकी रिकवरी ज़्यादा टाइम लेती है। 4 to 6 वीक्स से 6 to 8 मंथ तक भी इसकी रिकवरी में टाइम लग सकता है। आफ्टर 1 ईयर परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है तो रिकवरी बहुत रेयर होती है, मिनिमम 50% में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। 25% पेशेंट्स में माइल्ड डिसेबिलिटी बचती है और 25% में सीवियर डिसेबिलिटीज बचती है। जिन पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनमें सफोकेशंस निमोनिया लीड करता है तो उसमें से भी 5 से 10% चिल्ड्रंस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और एडल्ट में 15 से 30% एडल्ट की डेथ हो जाती है। बल्बर पोलियो की जो मोर्टिलिटी रेट है वो 25 to 75% होती है। रेजिडल पैरालिसिस प्रपोर्शनल टू डिग्री ऑफ वायरेमिया एंड डिग्री ऑफ इम्यूनिटी। जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी होगी आपकी तो रेजिडुअल पैरालिसिस उतना कम चलेगा, और वायरेमिया ज़्यादा होगा तो रेजिडुअल पैरालिसिस ज़्यादा होने के चांसेस है। अब पढ़ेंगे हम
प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द पोलियोमाइलिटिस। तो पोलियोमाइलिटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम ओपीवी लगाते हैं, ओपीवी के अलावा हम आईपीवी का भी यूज करते हैं, और ये सारे हम जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। पोलियोमाइलिटिस यहीं खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।